आज हम आधुनिक उदारवाद को ही पढ़ेंगे। और कल जो क्रम छोड़ा था कि हम आधुनिक उदारवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे वह ये थी कि परंपरागत उदारवाद ने, और जिसका मत था कि राज्यों को मार्केट के मामले में या बाज़ार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या मोटे तौर पे कहें कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए और राज्य की भूमिका सिर्फ नाइट वॉचमैन, रात्रि पहरेदार या सिर्फ सुरक्षा और आंतरिक सीमित ही होनी चाहिए। सुरक्षा, रक्षा और आंतरिक व्यवस्था से ही संबंधित होनी चाहिए। इस धारणा को चुनौती 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही मिलने लगी और सबसे इसके पीछे कई कारकों का योगदान था। 1917 में सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति हो गई थी और साम्यवाद वे दर्शन था जिसने पहली बार गरीबी के कृत्रिम कारणों की खोज की और ये बताया कि व्यापक जो विषमताएं हैं मजदूरों में, मजदूर वर्ग में, उसका मूल कारण प्राकृतिक या देवीय नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक तत्वों में निहित है। तो इस संदर्भ में हम ये देखते हैं कि परंपरागत उदारवाद को चुनौती मिलने लगी और उदारवाद की एक सबसे बड़ी और विशेषता ये है कि ये बड़ी लचीली विचारधारा है और समय अनुरूप इसमें बड़े परिवर्तन हुए हैं। तो उदारवाद जैसे ये एक व्यापक, फिर दूसरा तो ये था कि पूंजीवादी देशों में जहाँ पर औद्योगिक क्रांति यहाँ हुई थी और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मूल केंद्र था, वहाँ पर एक मजदूर वर्ग पैदा हो गया जो व्यापक गरीबी और विषमता के दायरे में जी रहा था। उस गरीबी, उस औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव है, लाभ है, उसका फल उस गरीब वर्ग तक नहीं पहुंच पाया। तो इंग्लैंड के समाज में भी या जितने भी औद्योगिकरण से जुड़े हुए समाज थे, वहाँ पे एक व्यापक वर्ग था जो गरीबी की रेखा से नीचे विद्यमान था, जो गरीबी, आश्रयभाव और भुखमरी, इन सब चुनौतियों का सामना कर रहा था। 1930 में एक और घटना हुई जिसे हम कहते हैं कि अमेरिका, पूरे यूरोप में एक नवीन आर्थिक संकट की शुरुआत हुई। 1930 का जो साल है वो अमेरिका में नवीन आर्थिक संकट को लेकर आया और इस आर्थिक संकट ने, विश्वव्यापी आर्थिक संकट ने पुनः इस बार का ध्यान खींचा कि राज्य को केवल ये बात कहना सही नहीं है कि उसे सिर्फ अपने आर्थिक कार्यों तक ही सीमित, आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस धारणा को जब चुनौती मिलने लगी तब उदारवाद ने एक नए उदारवाद के रूप में जन्म लिया जिसे हम आधुनिक उदारवाद के नाम से जानते हैं और उसे हम 20वीं शताब्दी का उदारवाद भी कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में हुई। तो नवीन उदारवाद या आधुनिक उदारवाद इस बात पर बल देता है कि राज्य की पहली बात है मनुष्य की सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है बल्कि वे सारी परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति बिना किसी व्यवस्था के अपने करने योग्य कार्यों को पूरा कर सकता है। इसका अर्थ ये है, ग्रीन ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा कि वे करने योग्य कार्यों की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है बल्कि क्योंकि अगर स्वतंत्रता मात्र प्रतिबंधों का ही अभाव होगा तो ऐसी स्थिति में ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों का शोषण करने लग जाएंगे। तो इस रूप में सकारात्मक स्वतंत्रता अस्तित्व में आई जिसने ये कहा गया कि जब तक स्वतंत्रता का व्यापक स्तर पर फैलाव नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं हो जाएगा। कुछ लोगों की स्वतंत्रता बाकी बड़े वर्ग के लिए परतंत्रता या कमज़ोर वर्ग के लिए परतंत्रता लेकर आएगी। इसके लिए यह आवश्यक है सभी व्यक्ति स्वतंत्र महसूस करें और वे स्वतंत्र महसूस तभी कर पाएंगे जब उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी और वह किसी विवशता से ग्रस्त नहीं होंगे। इसके लिए सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार अस्तित्व में आया कि व्यक्ति को वो सभी कार्य करने की स्वतंत्रता जो करने योग्य हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता इसी रूप में महत्वपूर्ण है कि ये स्वतंत्रता को मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं मानती है बल्कि ये मानती है कि उन कार्यों को जो करने योग्य हैं उनको करने की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता के रूप में मानी जाएगी।
दूसरा ये बात थी कि राज्य, अब तक उदारवाद ये बात कहता आ रहा था कि राज्य के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है आर्थिक क्षेत्र में। अब इसका बड़ा दुष्प्रभाव परिणाम ये निकला कि समाज को, एक बड़े वर्ग को जब आपने बाज़ार के भरोसे छोड़ दिया, तो बाज़ार में चीज़ें जब मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित हो रही हैं, तो कमज़ोर वर्गों की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। अतः राज्य से उम्मीद की जाने लगी कि वे कमज़ोर वर्गों की दशा सुधारने के लिए काम करें, और ये धारणा आधुनिक उदारवाद लेकर आया कि राज्य को सिर्फ, अब तक ये माना जाने लगा था परंपरागत उदारवाद के तहत कि राज्यों को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आधुनिक उदारवाद ने कहा कि नहीं, राज्यों को उन सभी लोक कल्याणकारी कार्यों को करना चाहिए जिससे कमज़ोर वर्गों की दशाओं में सुधार हो सके। इस वजह से जो अब तक ये प्रचलित सोच चली आ रही थी कि राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो, उसके उलट ये बात कही जाने लगी कि राज्य को कमज़ोर वर्ग की दशाओं को सुधारने के लिए अधिक से अधिक सकारात्मक पहल करनी चाहिए और साथ ही आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि एक लोक कल्याणकारी राज्य अस्तित्व में आया। तो लोक कल्याणकारी राज्य अस्तित्व में आने का भी प्रभाव था कि आधुनिक उदारवाद की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कई विचारक ऐसे भी थे जो आधुनिक उदारवाद से जुड़े हुए हैं, जिनमें टी.एच. ग्रीन, हॉबाउस जैसे विचारक थे, जिन्होंने उदारवाद को एक दार्शनिक, आधुनिक उदारवाद को एक दार्शनिक आयाम प्रदान किया। तो इसी दौरान आर्थिक क्षेत्र में भी एक बड़ी परिवर्तन ये आया कि एक यूके के या इंग्लैंड के एक विद्वान थे, अर्थशास्त्री जॉन मैनियार्ड किंग्स। उनकी एक किताब थी कि जो 1936 में प्रकाशित हुई, जो जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के नाम से जानी जाती है। जॉन मैनियार्ड किंग्स ने ये तर्क दिया एडम स्मिथ के विरुद्ध जाकर। एडम स्मिथ ये मानते थे कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य मार्केट स्वयं मांग और आपूर्ति के नियमों के अनुसार कार्य करता है और हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार मार्केट में अपने योगदान करेगा और मार्केट स्वयं नियंत्रित होता है, उसे किसी को विनियमित करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ मार्केट के अदृश्य हाथ मार्केट को संतुलन प्रदान करते हैं। मैनियार्ड किंग्स ही एक बात कहते हैं। इसके उलट मैनियार्ड किंग ने यह सिद्धांत दिया कि नहीं, कई बार मार्केट में या बाज़ार में डिमांड पैदा नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में सरकारों का ये दायित्व बन जाता है कि वे डिमांड को पैदा करें। इसके लिए सरकार को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक खर्चों में उनको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जनता की जेब में पैसा जाए और वह जनता की क्रय शक्ति बढ़े। तो इसलिए जॉन मैनियार्ड किंग्स का ये दर्शन ही, आर्थिक दर्शन ही आधुनिक उदारवाद का आर्थिक दर्शन बन गया, जिसमें ये माना जाने लगा कि राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक हस्तक्षेप करना चाहिए अर्थव्यवस्था में, और लोगों को सिर्फ मार्केट के भरोसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट और कमज़ोर वर्गों के दशाओं को सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए। तो जॉन मैनियार्ड किंग की यही धारणा यूके में अपनाई गई और यूनाइटेड किंगडम में अपनाई गई, और अमेरिका में भी न्यू डील पॉलिसी जो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपनाई थी, उस न्यू डील पॉलिसी में भी जॉन मैनियार्ड किंग्स के विचारों की ही झलक मिलती है कि राज्यों को अपने खर्चे बढ़ाने चाहिए ताकि जनता की जेब में पैसा आए, और जनता की जेब में अगर पैसा जाएगा या जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वह मार्केट में डिमांड पैदा करेगी या मांग पैदा करेगी, जिससे मार्केट को या बाज़ार को गति मिलेगी। तो औद्योगिक समाजों की जो जटिलता थी और स्वतंत्र बाज़ारों की जो हार होने लगी 20वीं शताब्दी की शुरुआतों में, उसकी वजह से आधुनिक उदारवाद अस्तित्व में आया। और आधुनिक उदारवाद ने पहली बार नकारात्मक स्वतंत्रता से सामूहिकतावाद या कलेक्टिविज्म पर बल दिया कि व्यक्ति सिर्फ अपने हित के बारे में नहीं सोचे, बल्कि पूरे समाज, समुदाय के हित में सोचे, और ख़ासतौर पर जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी दशाओं में सुधार होना चाहिए। तो इस तरह आधुनिक उदारवाद एक मानवतावादी दर्शन के रूप में सामने आया, जिसने कमज़ोर वर्गों की इच्छा स्थिति को सुधारने के लिए बल दिया, और इसके पीछे एक बड़ी प्रेरणा साम्यवादी क्रांति की भी रही 1917 में, जो सोवियत संघ में हुई। तो इस रूप में उदारवाद का जो
स्वरूप चला आ रहा था परंपरागत उदारवाद का, वो आधुनिक उदारवाद ने बदला। यद्यपि आधुनिक उदारवाद की भी जो प्रवृत्तियाँ हैं 1970 के बाद आधुनिक उदारवाद को भी चुनौती मिलने लगी, और जैसे ही राज्य ने लोक कल्याण के नाम पर अपने अधिकार क्षेत्र को विस्तार किया और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे की नीति अपनाई, उसका परिणाम ये हुआ कि राज्य को जनता पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने पड़े, और टैक्स लगाने की वजह से और राज्य की प्रशासनिक मशीनरी भी इतने ज़्यादा काम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस वजह से पूर्ण रूप से इस ओवरलोडेड स्टेट, जिसे समकालीन उदारवादियों ने ओवरलोडेड स्टेट कहा, न्यू लिबरल्स ने, कि ये अधिभारित राज्य जो आधुनिक उदारवाद की वजह से जन्मा है वह नवीन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। तो इस तरह उदारवाद को दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला उदारवाद राज्य के हस्तक्षेप को सीमित करने पर पक्षधर है, जबकि दूसरा उदारवाद या आधुनिक उदारवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के पक्षधर में दिखता है।